हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। इस चैप्टर में है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग कॉमनली साइटोलॉजी इट मीन सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज है, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे टोटल है 9 10 इधर 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ओके, जिसमें हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग दूसरे स्लाइड पे क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझिए, ये आपका डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, कंपैरिजन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहा जा रहा है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट। कंपैरिजन का मतलब क्या, वो जो उसके पास हो वो इसके पास क्या हो ना हो, या फिर लेस डेवलप हो, उसमें हम लोग देखेंगे किससे किसे यूज करना है। आपका है प्लांट सेल्स और दूसरा है एनिमल सेल। टू द पॉइंट बात करूंगा मैं इस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहां पे ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, हमको कंपैरिजन करना है किसके, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ लिखूंगा सिंपल सी प्लांट प्लांट सेल्स, और दूसरे तरफ मैं लिखूंगा एनिमल सेल्स। क्या है, एनिमल सेल्स। ओके, ज्यादा नहीं अंतर इसमें, टू दी पॉइंट ही बात करूंगा मैं। तो पहला क्या है आंसर है, प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट ऑफ सेल वाल प्रेजेंट सेल वाल प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। चलिए, पहला तो ये हो गया। अब आइए एनिमल सेल में। एनिमल सेल का पहला पॉइंट, सेल वाल अब्सेंट इन एनिमल सेल्स। चलिए नंबर 2 पॉइंट में आइए। नंबर 2 में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड हेल्प्स ऑन, किसमें हेल्प्स करता है, एंड हेल्प्स ऑन, बोलिए, फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब एनिमल सेल में आइए। अब्सेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए थर्ड में आते हैं हम लोग। लार्ज वैक्यूल, क्या है, लार्ज वैक्यूल अप टू 50 to 90% 50 to 90% ऑफ कवर्ड। मतलब क्या, प्लांट सेल में क्या होंगे, उनका 50 से लेकर के 90% तक जगह स्पेस को ये क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे। जबकि एनिमल सेल में आइए, वैक्यूल्स आर अब्सेंट या फिर वेरी लेस डेवलप्ड। अगर आपको देखेंगे भी तो वेरी लेस डेवलप्ड दिखेंगे। हाँ, नंबर 4 में आइए। नंबर 4 में देखिए, सेंट्रियोल आर अब्सेंट। क्या होंगे यहां पे,
सेंट्रियोल आर अब्सेंट, प्लांट सेल में किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में नंबर 4 में सेंट्रियोल सेंट्रियोल आर प्रेजेंट। और क्या करेगा ये, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट एंड हेल्प्स ऑन एंड हेल्प्स ऑन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन। चलिए ये छोटा सा पहला का जवाब हो गया। मैंने एक तरफ क्या लिखा, प्लांट से लिखा, दूसरी तरफ एनिमल से लिखा, तो टू द पॉइंट में बात किया हूं, है ना। पहला का आंसर हमारा कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से दैट हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। इससे मैं करता हूं, कर हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहने का मतलब यह हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं, इट मींस अलग होते हैं। तो इसका आंसर आता है स्लाइड पे। इस स्लाइड पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यहां पे मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर का सॉल्यूशन यहां पे है, 2 का आंसर मैं यहां लिख देता हूं। एक तरफ मैं लिखूंगा उसी तरह, क्या लिखूंगा मैं, प्रो प्रो प्रोकारियोटिक प्रोकारियोटिक सेल्स, दूसरे तरफ लिखूंगा मैं क्या, यू यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, चलिए प्रोकैरियोटिक में हम लोग पहला देखेंगे प्रिमिटिव टाइप। प्रो का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी का खेला है। जैसा कि नाम से देख पा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, प्रोकैरियोटिक और प्रो और दूसरा कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मैं बता चुका हूं लेक्चर में। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। अकार्योट का मतलब होता है क्या, न्यूक्लियस। मतलब क्या, पुराने तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक के, है ना। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मैं यहां लिख देता हूं, प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेल, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। चलिए यूकैरियोटिक सेल में आइए, यूकैरियोटिक सेल में मैं लिखूंगा एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। क्या आएंगे, एडवांस्ड, एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल, एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल। ओके, सेकेंड पोजीशन आइए, सेकेंड में आइए, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या आएंगे, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके ओके, यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए अब इसमें आइए, थर्ड में आइए, ऑल मोनेरा, ऑल मोनेरा।
इसमें क्या आएंगे? ऑल मोनेरा, ऑल मोनेरा, मोनेरा कहें तो क्या है? बैक्टीरिया। ऑल मोनेरा आर प्रेजेंट इन, ऑल मोनेरा आर प्रेजेंट इन, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, थर्ड में आइए, थर्ड में, थर्ड में आइए। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स एंड फंजाई, प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई किसमें होंगे? इकैरियोटिक सेल में आएंगे। अब आइए नंबर 4 में, राइबोसोम, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। राइबोसोम 70s, है ना, राइबोसोम 70s प्रेजेंट, जबकि इकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? राइबोसोम 80s प्रेजेंट, राइबोसोम्स 80s प्रेजेंट, राइबोसोम 80s प्रेजेंट, 80s क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इसमें आपको दिखेंगे क्या? इसमें आपको देखेंगे क्या देखेंगे? बीजीए, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं क्या? शॉर्ट में आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, बीजीए, या फिर कहते हैं आप सियानो बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं? सियानो बैक्टीरिया, है ना। या फिर आप लिखिए नॉस्टॉक, ले लीजिए नॉस्टॉक, आप एना बेना, है ना, सब मैं बैक्टीरिया का नाम लिख रहा हूं। या फिर आप दही वाली बैक्टीरिया ले लीजिए, दही वाली बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैसिलस ले लीजिए। चलिए इकैरियोटिक सेल में आइए। इकैरियोटिक सेल में आप जितना भी तरह का एग्जाम्पल लिखना है, आप जो भी देख पा रहे हैं, आप ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स, जो भी प्लांट लेना है आपको, रोज लेना है, मैंगो लेना है ना, इटीसी, बहुत कुछ, जितना जितने भी आंखें आपको देख पा रही हैं, ऑल आर इकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 से दैट व्हाट वुड, क्वेश्चन नंबर 3 से दैट व्हाट वुड हैपन, क्या होगा जब, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर ऑफ, रप्चर या ब्रेक्स डाउन। हाँ देखिए, सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब रप्चर कर जाएगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा, तो बाहर का अंदर का मटेरियल क्या होगा? गो आउटसाइड, एंड इस कंडीशन को हम लोग बोलते थे प्लाज्मोलाइसिस। तो लिखेंगे प्लाज्मा में, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर, तो हम लोग स्लाइड पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, स्लाइड में ऐड कर लेता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, है ना, 3 का, 3 का आंसर, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर, इफ, इफ, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, if plasma membrane is ruptured, if plasma membrane is ruptured, ruptured या burst, क्या बोलते हैं? या burst, burst, if plasma membrane is ruptured या burst, burst, then all क्या, all cytoplasmic cell organelles, all cytoplasmic, all cytoplasmic cell, all cytoplasmic organelles आर आउटसाइड, सारा क्या हो जाएंगे? आउटसाइड हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, आउटसाइड
डिजेनरेट, डिजेनरेट इट मीन्स क्या बोलेंगे, इट मीन्स प्लाज्मोलाइसिस, क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ये आपका क्या था, पीएम था, यही है ना, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, यही था ना, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, देखिए 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 भरा हुआ है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, देखिए साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इस यहाँ पे क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, ये आपका दिस इज योर न्यूक्लियस। सर आप तो क्वेश्चन का जवाब दे ही नहीं रहे हैं, तो क्वेश्चन का जवाब यहाँ ये हुआ, एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि कह रहा है क्या, ये बाल क्या हो, ब्रस्ट हो जाएगा, ये क्या है, बोला क्या ये वाला बाल ब्रस्ट हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाएगा तो अंदर का मटेरियल क्या होगा, अंदर का मटेरियल क्या होगा, सब बाहर आ जाएगा। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जहां तहां राइबोसोम होगा, आपका गोल्गी बॉडी होगा, अगर एनिमल सेल है तो क्या होगा, सेंट्रियोल होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो क्या होगा, ये सब चीजें बाहर आ जाएगी, मतलब क्या होगा, जैसे ब्रस्ट होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो गया तो अंदर का जितना भी मटेरियल सब क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और रप्चर हो जाएगा सेलुलोज, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो अंदर का मटेरियल सब बाहर डिजेनरेट कर जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लाइसिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। प्लाज्मा का मतलब एक तरह का क्या है, मेम्ब्रेन है, एक तरह का क्या है, मेम्ब्रेन है, और लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ब्रेक डाउन हो गया, बर्स्ट हो गया। तो जैसे बर्स्ट हो गया तो अंदर का मटेरियल बाहर आ गया, डिजेनरेट कर गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा जा रहा है, ए क्या है, कहा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन, है ना, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस। कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन, एक जिंदगी में, एक सेल की लाइफ में, है ना, एक सेल के लाइफ में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन क्या होगा सेल के लाइफ जिंदगी में, देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस, अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा। गुड क्वेश्चन, गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेगा, लाइसोसोम नहीं बनेगा तो जितना भी अंदर का मटेरियल है वो नहीं स्टोर हो पाएगा। इसका जवाब हम लोग देते हैं, मस्त क्वेश्चन है कि नहीं। कहा जा रहा है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस नहीं होगी तो क्या होगी, तो नहीं होगी तो क्या होगी, क्या। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब यहाँ पे, तो यहाँ मैं 4 लिखता हूं, 4 का आंसर मैं यहाँ लिखता हूं, है ना, लिखता हूं इफ, यहां से लिखता हूं इफ गोल्गी अपरेटस, इफ गोल्गी अपरेटस इज अब्सेंट, नहीं होगा, इफ गोल्गी अपरेटस इज absent do not form do not form do not form of do not forms of glycoproteins glyco glycoproteins and
एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. If Golgi apparatus is absent, do not forms of glycoproteins and glycolipids. अरे भाई गोल्गी apparatus ही नहीं होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बनेगा. एंड आल्सो आप बोल सकते हैं, एंड आल्सो आप इसी में बोल सकते हैं, एंड आल्सो do not appears cell organelles and do not appears cell organelles. और कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि गोल्गी बॉडी से ही तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं. लाइसोसोम एंड डू नॉट अपीयर सेल ऑर्गेनल्स लाइक अ लाइसोसोम. लिख लीजिए लाइक अ लाइसोसोम. बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं अपन लोग. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्लाइड पे चलता हूं अपन लोग. हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर मैंने 4 का जवाब दे दिया आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब मिल गया आपको. अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 से व्हिच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई. देखिए इतना तो जवाब दे देंगे. कहा जा रहा है किस सेल ऑर्गेनल्स को आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल और क्यों बोलते हैं. ये तो सबको पता है, इसका जवाब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. लेकिन ये जो कोनमा में लिखा है, साइड में लिखा है क्या, वाई क्यों. तो इसका जवाब मेरे पास है. तो 5वां का आंसर अपन लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया. 5 का आंसर मैं इसके नीचे देता हूं, है ना. 5 का आंसर यहां से मैं देता हूं. 5 का आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं. 5 लिखता हूं. माइटोकॉन्ड्रिया इज द नॉट चॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल्स because mitochondria produce ATP. क्या ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. Mitochondria is the powerhouse of the cells because mitochondria produce ATP in the forms of energy. देखिए टू द पॉइंट बात हो गया है ना. मतलब क्या, कोई नहीं. टू द पॉइंट बात का मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर आपको दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 6 से दैट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहती है. तो क्वेश्चन नंबर आपसे कहती है क्या, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. मतलब कहां पे लिपिड और प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज. देखिए आ गया ना, कहां पे लिपिड्स एंड प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन का गेट सिंथेसाइज होते हैं. देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन्स और लिपिड जो सिंथेसाइज होता है कहां पे, गोल्गी अपरेटस के पास होता है. तो इसका जवाब कहां देंगे हम लोग, लिखेंगे वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड.
तो अपन लोग इसका जवाब देंगे कहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन दो चीज, लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। ओके, तो इसका जवाब आता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, नहीं मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करता हूँ 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से आपको मिलेगी, 6 का आंसर यहाँ से है ना, 6 का आंसर लिखेंगे, इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, lipids and proteins are lipids and proteins are synthesized in ग्लाइको सॉरी कहाँ पे, इन synthesized in गोल्जी बॉडी या फिर क्या बोलते हैं गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी ऑपरेटस। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड एंड प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइड होते हैं कहाँ, गोल्गी बॉडी और गोल्गी ऑपरेटस में। तभी तो ना, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देखते होंगे कि ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन मान लिया जाए, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ओके, बीच में न्यूक्लियस है, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होगा। तो ये जो मेम्ब्रेन जो देखते हैं ना, ये मेम्ब्रेन देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली में क्या होता है वो मेम्ब्रेन समझिएगा। एक्चुअली में ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का होता है, देखिएगा ये मेम्ब्रेन एक्चुअली में इस तरह का आपको दिखता है। मैं आपको जब मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तो वहां पर बताने की कोशिश किया था, देखिए इस तरह का मेम्ब्रेन्स होते हैं, है ना। इसमें तो हेड और टेल दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं हेड है, आइए आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये टेल है, ये क्या है, हेड है। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन जो होते हैं इस तरह का सिंथेसाइड होते हैं, और यहीं पे क्या होते हैं, यहीं पे लिपिड्स वगैरह इस तरह के फॉर्म में, है ना, लिपिड्स हो गए हैं, कुछ प्रोटीन्स हो गए हैं, ये सब क्या होते हैं, बाहर सिंथेसाइड होते रहते हैं, है ना। ये एक इसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, इसका है सेल मेम्ब्रेन का है, सेल मेम्ब्रेन का है ना। तो समझ रहे हैं कि हम लोग अपन लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कोई लेफ्ट राइट नहीं चल रहे हैं, क्वेश्चन जो कोई कह रहा है उसी क्वेश्चन के बारे में कर रहे हैं और उसी के बारे में अपन लोग डिस्कस कर भी रहे हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो क्या है, करा हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। वाह, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, करा कि अमीबा जो है अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपन लोग कि हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अब देखते हैं कि अमीबा जो है कैसे कैसे फूड को लेता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, नहीं स्लाइड लेना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 का आंसर यहां लिखता हूं मैं, क्या कर रहा है, हाउ डज अमीबा इनसाइड फूड, इन अमीबा takes a food, in amoeba takes a food in the help of, with the help of, with the, ना in the नहीं, with the help of, with the help of irregular, क्या था, irregular membrane, membrane, it means
इट मीन्स स्यूडोपोडिया, क्या, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया विद द स्यूडोपोडिया इन फॉर्म ऑफ फूड वेहिकल, इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ कौन सा, फूड वेहिकल के रूप में लेते हैं। हाँ आ गया ना, टू द पॉइंट। देखिए क्या कर रहा था, इन अमीबा टेक्स अ फूड, इन अमीबा टेक्स अ फूड विद द हेल्प ऑफ इरेगुलर मेम्ब्रेन, इट मीन्स स्यूडोपोडिया, इरेगुलर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, स्यूडोपोडिया इन फॉर्म्स ऑफ फूड वेहिकल्स। जैसे देखिएगा, जैसे कि मैं बता दूं, आपको पता ही है कि अमीबा क्या होते हैं, इरेगुलर सेपेड हैं, ये आपका अमीबा थे, और अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म इस तरह का भरा हुआ है, इस तरह का है। दिस इज योर, दिस इज योर स्यूडोपोडिया, ये क्या है, स्यूडो, स्यूडोपोडिया है ना। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये स्यूडोपोडिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फूड वेहिकल बनेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अमीबा को क्या दिखा, अमीबा को यहाँ पे फूड दिखा, तो अमीबा को जैसे फूड दिखा तो ये क्या करेंगे, यहां से एक फूड वेहिकल बना लिए। देखिए अमीबा क्या बना लिए, फूड वेहिकल बना लिए। ओके लिसन, अमीबा में क्या बना, फूड वेहिकल बन गया, मैं यहां लिख देता हूं, फूड वेहिकल बना। अब जैसे फूड वेहिकल बना तो क्या होगा, अमीबा के अंदर जो जो बाहर फूड था वो कहाँ चला गया, अंदर आ गया। देखिए ये फूड अंदर आ गया। अब फूड अंदर आने के बाद क्या होगा, वही वाली स्टेप चलेगी, इसका भी डाइजेशन होगा, इसका भी ऑब्जर्वेशन होगा, इसका भी एसिमिलेशन होगा, इसका भी इजेशन होगा। तो यही तो वो पूछ रहा था कि अमीबा में फूड का ऑब्जर्वेशन कैसे होता है। देखिए सूडोपोडिया था, यहाँ पे फूड मिला, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फूड, दिस अमीबा का क्या, फूड। तो अमीबा किस नेचर का हुआ, स्पिनोसाइटोसिस नेचर का हुआ कि फैगोसाइटोसिस नेचर का हुआ, तो अमीबा इज अ फैगोसाइटोसिस नेचर का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल, फूड को सॉलिड पार्टिकल के रूप में अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, डाल लिया, और डालने के बाद प्रॉपर इसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सेक्रेशन, है ना, इलिमिनेशन, जो भी जितना जितने भी स्टेप हैं डाइजेशन का, ऑल ऑफ सेट आर अकर इन द इनसाइड द अमीबा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ करेक्ट आंसर आर अमीबा इज द, अमीबा इन द फॉर्म ऑफ फैगोसाइटोसिस इन नेचर, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, इस तरह का हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे, व्हाट इज ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होती है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओस्मोसिस क्या होती है। सर आपने तो किसमिस देखा ही होगा, है ना, तो डिफाइन करता हूं, व्हाट इज ओस्मोसिस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर स्लाइड में ऐड कर ले, यहाँ पे कर लूँ क्या, 5 हो गया, 6, 7, 7, 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो 8 का आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, 8 का आंसर मैं यहाँ लेता हूँ, 8 की क्या, 8 का आंसर है ना, 8 का आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ओस्मोसिस क्या होता है, 8वां नंबर हो गया, देखिएगा ओस्मोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या है, अरे यार क्या, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस इज अ एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, osmosis is a biological process, a substance, a substance, a substance transport in, a substance transport in high concentration to high concentration, high concentration in, अरे
हाई कंसेंट्रेशन इन लो कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हाई कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जैसे ध्यान से दिखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका कोई सीड है, किशमिश है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किशमिश को बेरी वगैरह क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट याद रखिए किशमिश है। क्या है? किशमिश। अभी यहाँ उसका उल्टा से समझना है, ठीक है? किशमिश, ठीक है? जो भी हो, मुझे खराब लग रहा है खुद में लिखने के लिए, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना, नहीं तो लोगों की सोच गंदी, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ किशमिश। ओके, मैंने इस किशमिश को इस गिलास में भरे वाटर के अंदर डाल दिया, मैंने इस किशमिश को इस गिलास के अंदर भरे वाटर के अंदर मैंने डाल दिया। ओके, तो मैंने किशमिश को डाल दिया। जैसे ही मैं इस किशमिश को भरे गिलास के अंदर डाला, मैं देखा कि इसकी साइज जो है बढ़कर छोटा से बड़ा हो गया। जैसे इस गिलास के अंदर किशमिश को डाला तो किशमिश की साइज जो है छोटा से बढ़कर क्या हो गया? बड़ा हो गया। और किशमिश क्या हो गई? स्वेल कर गई। क्या हो गई? स्वेल कर गई। तो मुझे पता चला कि क्या क्या पता चला कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और अंदर का कंसंट्रेशन लो था, इसलिए किशमिश का साइज क्या हो गया? फूल गया। यानी कि क्या हो गया? यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया? ओस्मोसिस हो गया। क्या हो गया? ओस्मोसिस हो गया। यानी कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहां चला गया? लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। इस वजह से किशमिश क्या हो गया? किशमिश का साइज ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें सॉल्यूशन होगा हाइपर नहीं, क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक, तभी तो साइज उसका क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तुझे ना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं अपनी बोर्ड को। ओके, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है क्या? 8 तो हमारा हो गया था, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 में बात करते हैं। करा कि कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट है, कहा जा रहा है क्या? टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ, 4 फूल कटा छिला हुआ पोटैटो को लीजिए, हाफ कीजिए, एंड स्कूस ईच वन आउट टू बी मेक पोटैटो कप्स। मतलब पोटैटो एक कप कैसे बना? जैसे आपने आलू लिया ना, जैसे आप पोटैटो लिया, लेस देन पोटैटो ऐसा होता है क्या? है ना, सपोज आपने एक आलू को लिया, मान ले लेट्स दिस इज योर पोटैटो। लेने के बाद आप क्या कीजिए कि इस आलू को निकाल कर कप जैसा बना दिया, मतलब अंदर क्या कहिए? कैविटी कर दीजिए। ओके, one of these potato cups should be the made from boiled potato. Put each potato cup in through container watering proof. Keep a cup of empty. Put 1 teaspoon sugar in cup B. ए में खाली रखिए, बी में शुगर को पुट कीजिए, 3 में आप नमक को लीजिए। ये बेसिकली क्या एक्सपेरिमेंटल है, हम करके दिखा सकते हैं आपको। अब घर में भी कर सकते हैं, 4 तरह का आलू ले लीजिएगा, उसमें से उसको कैविटी बना लीजिएगा और आयोडीन वगैरह डालकर स्टार्च टेस्ट का हम लोग करते हैं, है ना, आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गेदर्स इन द हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, व्हाई पोटैटो नेसेसरी दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए पोटैटो इसलिए एक्सपेरिमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल गया? स्टार्च मिल गया। हम लोग स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको पोटैटो नेसेसरी हो गया। एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गेदर इन द हॉलो आउट पोर्शन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? कोई भी यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं था। क्या था? डू नॉट एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन, तभी तो इंटर नहीं किया ना, एब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का नहीं रहने से क्या हो गया? पानी अंदर
नहीं गया। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा था। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे हो गया, 9 हो गया। 10 में क्या कह रहा था, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ध्यान दीजिए, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। किस तरह का सेल डिवीजन जो होता है बॉडी को ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए। अब विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, किस तरह का गैमिट का फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करा विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अरे दो ही तरह का तो पढ़े हम लोग सेल डिवीजन ना, क्या क्या पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस। मैं यहाँ पे माइटोसिस, चलिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 करवा के लेता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया, 10th वाला मैं करवा लेता हूँ मैं आपको स्लाइड पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा 9 हमारा क्या था, 9 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 9 का आंसर क्या था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, क्या था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, इसलिए हमने इसको क्या किया, उसका थ्योरी में कन्वर्ट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन था। जब क्लासरूम में आप करेंगे, आलू लेके आएंगे, आलू लेके आएंगे और एक करके लेके आएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। ओके, 10 का आंसर में, 10 का आंसर में देखिएगा, तो 10 का आंसर मैं यहाँ, 10 का आंसर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। 10 का आंसर है ना, क्या देखिएगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर अकर, लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर पे बात करता हूँ। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर अकर हियर। कौन कौन होगा, तभी तो ग्रो करेगा, आर अकर हियर। कौन कौन होगा, माइटोसिस और मियोसिस। पहला क्या होगा वहां पे, माइटोसिस, और दूसरा क्या होगा, मियोसिस। ओके, मायोसिस में क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर आर सेम, क्रोमोजोम्स नंबर्स आर सेम, क्रोमोजोम्स नंबर आर सेम। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। म्योसिस में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर इज क्या होंगे, हाफ होंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होगा, अंदर बनाएंगे अपन लोग इस तरह का क्रोमोसोम बनाने की मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे, है ना, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो इसको जैसे हम लोग सेपरेट करवाए तो क्या होगा, यहाँ से ये 2 गो बन जाएगा, यहाँ भी इस तरह बन जाएगा, और एक तरह यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, इस तरह का, है ना। क्या हो गया, कह सकते हैं कि माइटोसिस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मायोटोसिस हो गया। इस तरह से क्या होगा, क्रोमोसोम का लगातार फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या आपको करवा दिया, ये चैप्टर में आपने देखा, आपने हमसे बहुत कुछ देखा यहाँ पे, है ना। तो आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 भी हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमें एक बार फिर से कर लेता हूं मैं यहाँ से लेकर के। तो आपने देखा एक कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट,
3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, 5 कंप्लीट, 6 कंप्लीट, 7 कंप्लीट, 8 भी मैंने करा दिया, 8, 9 एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था जो कि पोटैटो लाके आपको कराना था। ओके, तो 10 भी मैंने आपको करवा दिया। तो अब करना क्या है आपको, आप एनसीईआरटी निकालिए और एक बार खुद से रीडिंग मारना है, और जो सारा क्वेश्चन मैं दिया हूं एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिए। ओके, तो लगातार बने रहे। थैंक यू सो मच। सारा क्वेश्चन हो ही गया सर, एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल वाला था सर, पोटैटो वाला।